नवंबर 2025 है और वेरिएंट हमारा वाला है 42 है। इसमें पहला क्वेश्चन ये कैश बजट का है, इसलिए इसमें प्रोडक्शन बजट भी है, चीज़ें हैं इसमें, फिर कैश बजट बनाना है इवेंचुअली। अब सवाल ये है, जी लिमिट हैज मेड अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर 3 years एंड कंटिन्यूज टू डू सो। एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता था 3 साल तक। द कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2026। 2026 के सेकंड क्वार्टर का ये बजट बना रहे हैं। सेकंड क्वार्टर का मतलब हो गया पहले 3 महीने के बाद अगले 3 महीने का। अब इसने यहाँ पे हमें सेल्स दी हुई है यूनिट्स में। ये यूनिट्स है, फेब में इतने यूनिट्स हम सेल करेंगे, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में और जुलाई में। तो ये 6 मंथ्स की सेल्स इन यूनिट्स दी हुई हैं। फिर ये कह रहे हैं सेलिंग प्राइस 80 है, 80 का एक यूनिट सेल करेंगे हम। और ये 5% प्राइस बढ़ेगी, मई के अंदर बढ़ेगी, उससे पहले नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे भी 80 रहेगी, एक यूनिट की 80 रहेगी, 80 रहेगी। और यहाँ 5% बढ़ जाएगी, तो 80 का 5% निकालेंगे, 540, 84 हो जाएगी। और फिर ये 84 रहेगी ना। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट, सब क्रेडिट सेल्स हैं, कोई भी कैश सेल है ही नहीं। जितनी भी सेल्स हैं सारी की सारी कौन सी सेल है, सब क्रेडिट सेल्स हैं। और 2 महीने का हम टाइम देते हैं उनको पेमेंट करने का, तो 2 महीने की क्रेडिट सेल्स होती हैं। 3% डिस्काउंट देंगे उन कस्टमर्स को जो हमें 1 महीने में पैसे दे देंगे। और ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जो 1 महीने में पैसे देंगे और 3% डिस्काउंट लेंगे? ऐसे 25% कस्टमर्स हैं। यानी कि अगर हम सेल कर रहे हैं और एक सेल टोटल कितना परसेंट है, 100% है, तो ये सारी की सारी क्रेडिट सेल है, नंबर वन। कैश सेल है ही नहीं। इसका 25% हमें 1 महीने में पैसे देंगे और हम इन्हें 3% डिस्काउंट देंगे। बाकी 75% हमें 2 महीने बाद पैसे देंगे, लेकिन इन्हें हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, ये पूरे पैसे देंगे। ये मतलब इस बात का। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन कब होती है? 1 मंथ बिफोर सेल। जिस महीने हमें सेल करना है ना, सेल करने से 1 महीना पहले हम उसे बना लेते हैं। तो बेचने से 1 महीना पहले ये बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कितनी रखते हैं? 5% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स। 5% जो अगले महीने सेल करना है उसका 5% क्लोजिंग इन्वेंट्री में होता है हमारे पास। इसका मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल मार्च में जो हमें सेल करनी है, जैसे देखिए मार्च में कितनी सेल करनी है, 2500 यूनिट बेचने हैं ना मार्च में, तो इसका 5% फेब्रवरी का क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी हमारे पास। या इस तरह देख लें, अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? अप्रैल के आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी होगी जो हमें मई में सेल करना है उसका 5%। जो भी नेक्स्ट मंथ बेचना है ना उसका 5% 1 महीने पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री में होगा। जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? जो जुलाई में सेल्स करनी है उसका 5%। तो इस तरह हम क्लोजिंग इन्वेंट्री रखेंगे फिनिश गुड्स की हर महीने। यूनिट किस तरह से बनेंगे? हर यूनिट पे 3 किलो लगेगा। ये परचेज बजट में चली जाएगी कहानी, इसको बाद में देखते हैं। वेजेस भी बाद में देखते हैं, फिक्स कॉस्ट भी बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल ये देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट में। पहले तो बोले दो बेनिफिट्स बताएं आप कैश बजट के। कैश बजट बनाने के दो बेनिफिट्स क्या होते हैं? आप कैश फ्लोस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और अगर कोई कैश शॉर्टेज है, तो आप उस शॉर्टेज की अरेंजमेंट्स कर सकते हैं कि भाई लोन्स लेने हैं, क्या लेने हैं। तो जो भी अगर शॉर्टेज होगी तो शॉर्टेज की अरेंजमेंट्स हो जाएंगी और कैश आप इफेक्टिवली मैनेज कर लेंगे। और आप कैश रिलेटेड प्लानिंग भी। आप सरप्लस कैश को, कैश फ्लोस को भी इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो बेनिफिट्स रखना है। प्रोडक्शन बजट की क्या बेनिफिट्स हैं?
प्रोडक्शन प्लानिंग, ताकि आप सेल्स डिमांड मीट कर सको। सही ना, सेल्स डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन कर लो, वो प्लानिंग कर लो आप प्रोडक्शन की। दूसरा क्या है, अगर कोई रिसोर्स की शॉर्टेज है तो आप उसकी इफेक्टिवली मैनेजमेंट कर लें शॉर्टेज की, या फिर आप अरेंजमेंट कर लें उसकी। अगर सप्लायर हमें नहीं सप्लाई कर सकता, हम दूसरे सप्लायर से बात कर लें। चीज़ नहीं मिल रही तो उसका कुछ ऑल्टरनेट देख लें। ठीक है, ये बेनिफिट्स हो गए। पहली रिक्वायरमेंट इसकी, इसके बाद ये कि हमें कैश बजट, सॉरी प्रोडक्शन बजट बनाना है। यूनिट्स में बनाना है, यूनिट्स में ही बनता ही है। अप्रैल का, मई का और जून का प्रोडक्शन बजट किसका होता है? फिनिश गुड्स का होता है। और इसमें क्या आता है? ओपनिंग फिनिश गुड्स, फिर आती है प्रोडक्शन जो हमने बनाया है, फिर जो बेच दिए वो माइनस करते हैं हम, और फिर क्या आता है? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, यही फॉर्मेट है। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब इन चार चीजों में से हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास हर महीने की सेल्स हैं। आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल अप्रैल की बात करें। अप्रैल में कितने यूनिट्स बेच रहे हैं? 2600, नहीं सॉरी 3200 अप्रैल में, 3200 मई में, 3100 और जून में 3000। अप्रैल मई जून, 3200, 3100 और 3000। तो सेल्स हैं 3200 यूनिट्स, 3100 यूनिट्स और 3000 यूनिट्स। तो एक तो हमारे पास सेल्स आ गई हर महीने की। ये यूनिट्स हम हर महीने बेचेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा फिलहाल और कुछ नहीं है, लेकिन एक बात इसने बताई हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी हर महीने के आखिर में? जितना हमें नेक्स्ट मंथ सेल करनी है ना, उसका 5% क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। यही है। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? 5% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स, अगले महीने की सेल का 5%। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? जो मई में सेल करना है ना 3100, उसका 5%। ऐसे ही है। ओके, 31, 3000। अप्रैल मई जून हमने सेल सही लिखी है, हमें देखने दें। अप्रैल 3200, मई 3100 और जून 3000। ठीक है, 3100, 3100 और 3000। ठीक है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी अप्रैल की? जो मई में बेचना है उसका 5%। तो मई में कितना बेचना है हमें? 3100 ना, 3100 का 5% निकालें। तो 3100 का 5% अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 155। अप्रैल की क्लोजिंग क्या है? जो मई में बेचना है उसका 5%। मई में 3100 बेचने, 3100 5%, 155 हो गया। अब ये क्या बनेगा? ये अप्रैल की क्लोजिंग है, ये मई की क्या बन जाएगी? ओपनिंग। मई की क्लोजिंग क्या होगी? जो जून में बेचना है उसका 5%। 3000 बेच रहे हैं, इसका 5%, 150। ये मई की क्लोजिंग आ गई। मई की क्लोजिंग क्या होगी? जून की ओपनिंग। जून की क्लोजिंग क्या होगी? जो जुलाई में बेचना है उसका 5%। जुलाई में कितना बेचना है सवाल में आके देखें। 2800 बेचना है, इसका 5% जून की क्लोजिंग हो जाएगी। 2800, 2800 का 5%, 140। अब अप्रैल की ओपनिंग रह गई है। अप्रैल की ओपनिंग क्या होगी? जो मार्च की क्लोजिंग होगी। मार्च की क्लोजिंग क्या होगी? जो अप्रैल में बेचना है उसका 5%। अप्रैल में कितना बेचना है? 3200, इसका 5% निकाल लें। 3200 का 5%, 160। ये क्या बन जाएगी फिर? अप्रैल की ओपनिंग। तो ये आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग्स आ गई। अब आप हर महीने क्या करेंगे? प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं हर मंथ की कितनी आ रही है प्रोडक्शन। बैकवर्ड जाएंगे, 155 और 3200 प्लस होंगे, और 160 ओपनिंग माइनस हो जाएगा, तो 3195 यूनिट्स इसकी प्रोडक्शन आ गई। ऐसे ही मई और जून की निकालें। 150 प्लस 3100 माइनस 155, तो 3095 आ गया। फिर इधर आए 140 प्लस 3000 माइनस 150, 2990। ये प्रोडक्शन यूनिट्स आई हैं हमारे पास इन इन मंथ्स के।
अप्रैल की, मई की और जून की, ये प्रोडक्शन है। एक से, एक सेकंड रुकिएगा यार इसमें, एक चीज है कि मैंने मिस करी है तो। हम्म, एक लिखिए, मतलब करिएगा शायद, एक है। एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं, मैंने कुछ शायद मिस करा है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस 1 मंथ बिफोर सेल, बेचने से एक महीना पहले आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स विल बी 5% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट मंथ सेल्स होंगी, टेक प्लेस 1 मंथ बिफोर सेल, सेल से एक महीना पहले प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये तो उसी महीने की आ रही है ना हमारे पास प्रोडक्शन। अच्छा यार देखिए, तो इसी महीने की प्रोडक्शन आई हैं, रुकें एक मिनट, क्या क्या आई हैं तो दोबारा कैलकुलेट करने लगे। +155 -160, 3195। एक महीना पहले पे लेकर आनी थी हमें ये। हाँ, यार एक चीज मैंने गलत करी है इसके अंदर, रुके मैं दोबारा करता हूँ। इसमें एक चीज ने ये बोली भी है, मैंने मिस कर दिया। जो प्रोडक्शन होगी वो अगले महीने की सेल ली जाएगी ना, तो एक महीना आगे की सेल हम एक महीने पीछे रखेंगे, तो ये हमें इसमें करना है, ये चीज मैंने मिस कर दी यार। ये तो हमने ये कर दिया कि जिस महीने, सही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस 1 मंथ बिफोर सेल, सेल से एक महीने पहले बनती है, तो अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, हमें एक एक महीने पुरानी सेल लानी पड़ेगी। मैं आपको दोबारा कराता हूँ, ये रुक जाए। हाँ यार यार ये सवाल सही से पढ़ोगे ना तो आ जाएगा, मैंने सही से पढ़ा नहीं सवाल। खैर, अब देखें इसमें, जो सेल्स लिखनी है ना हमें, जिस महीने की हो रही है उस महीने में तो हो रही है सेल, लेकिन वो कह रहे हैं सेल कब, एक महीना पहले प्रोड्यूस करना है ना, तो एक महीने पहले के हिसाब से करना है, यानी कि अगर अप्रैल में हम बेच रहे हैं तो उसकी तैयारी हम कब करेंगे, अप्रैल की सेल की हम मार्च में करेंगे। तो मार्च का जो काम करेंगे ना वो हम अप्रैल की सेल्स के हिसाब से करेंगे, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो मतलब अगर हमें अप्रैल में सेल्स करनी है, कितनी अप्रैल में सेल करनी है, अप्रैल में हमें सेल करनी है 3200 यूनिट्स की ना अगर हमें, तो इसकी तैयारी हमें कब करनी है 3200 यूनिट्स के हिसाब से, हमें मार्च में करनी है। तो मार्च में हमें 3200 यूनिट के हिसाब से तैयारी करनी है, और अप्रैल में हमें जो मई में बेचना है ना 3100, उसके हिसाब से तैयारी करनी है, और मई में हमें जो जून में बेचना है ना 3000, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो हमें इस तरह से सारी चीजें करनी है, तो ये एक महीने पहले पे आएगी, चीजें यही है सारी, बस एक महीने पहले पे लिखनी है हमें ये, क्योंकि वो एक महीने पहले उसकी तैयारी कर रहा है, ये बात लिखी हुई है उसने। अब ये समझें कि अप्रैल की जो सेल्स हैं वो हमें उसकी तैयारी कब करनी है, मार्च में करनी है, तो मार्च में हम लिख देंगे उसको। तो अप्रैल की सेल कितनी, 3200, वो इधर आ जाएगी। यस, ऐसे करना है उसको। और जो मई में बेचना है ना उसने, उसकी तैयारी वो कब से करेगा, अप्रैल में करेगा, तो वो अप्रैल में आ जाएगा ना, 3100 था। और जो जून में करना है, उसे बेचना है, उसकी तैयारी वो कब करेगा, मई में करेगा। तो जून में कितना था, 3000 था आई गेस, ये मुझे देखना था। हाँ, और जो जुलाई में करना है ना उसकी तैयारी वो यहाँ करेगा।
जून में। जुलाई की तैयारी है कितनी? 2800। तो जून में करें। अच्छा, जैसे हम कर रहे थे हम वैसे भी कर सकते थे, उसको एक महीने पहले लेके आ जाते अगर हम, तो वैसे कर लेते, लेकिन चलिए इसी तरह कर लें अभी हम। अब हमें हर महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या रखनी है? 5%। जो सेल्स करनी है उसका 5% रखनी है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग तो वो उसी तरह से चलेगा जिस तरह से चल रहा था। उसको कर लें अब आप। ओपनिंग क्लोजिंग उसी तरह से चलेगा जिस तरह से हो रहा था। फाइव 5% निकाल के यार मुझे वैल्यूज बता दें प्लीज इसकी ना। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज उसी हिसाब से चलेंगी जिस तरह से चल रही थी, सही है। उसको उसी तरह से करें जो हमने निकाली हुई थी, 5% उसी हिसाब से चलती रहेंगी। और बता दें कितनी कितनी आ रही हैं। पहले क्लोजिंग निकालें उसको, फिर ओपनिंग में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, हम मार्च से शुरू करेंगे, मार्च अप्रैल मई तक की वर्किंग करेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। अब वो देखें क्या होगी क्लोजिंग, मार्च की क्लोजिंग क्या होगी, अब आप यहाँ से देखें इसको। अप्रैल में कितनी सेल्स करनी है आपने? उसका 5% एक महीने पहले मार्च की क्लोजिंग हो जाएगी। सही है। अब इधर से नहीं दिखेगा, ये जो यहाँ पे हमने लिख दी है इसको मत देखिएगा, 3200 3100 इस महीने के हिसाब से मत देखिएगा इसको, वहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखें आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? अब आप ये देखें अप्रैल में, अप्रैल में कितने यूनिट्स हमें बेचने हैं? 3200 बेचने हैं। इसका जो 5% है वो मार्च की क्लोजिंग होगी। सही है, यानी कि 3200 का 5% क्या होगा? 5% 160। ये मार्च की क्लोजिंग होगी, ये अप्रैल की ओपनिंग बनेगी। अप्रैल की क्लोजिंग क्या होगी? जो मई में बेचना है ना उसका 5%, 3100 यूनिट्स का 5% निकालें, 3100 5% कितना आएगा? 155 आएगा आई गेस। एक मिनट का निकालना है। 150 आएगा। नहीं होगा। कितना है ये? 3100 का 5% निकालें, 155। मई की क्लोजिंग क्या होगी? जो जून में बेचना है उसका 5%, 150। जून की क्लोजिंग क्या होगी? जो जुलाई में बेचना है उसका 5%। इस तरह से चलेगा ये। तो मार्च की क्लोजिंग 160 है। मार्च की क्लोजिंग है 160। ये बनेगी अप्रैल की ओपनिंग 160। फिर अप्रैल की क्लोजिंग क्या होगी? अप्रैल की क्लोजिंग यहाँ पर है 155। ये बनेगी मई की ओपनिंग 155। मई की क्लोजिंग क्या होगी? मई की क्लोजिंग होगी 150। जून की ओपनिंग बनेगी। मई की क्लोजिंग होगी 150, जून की ओपनिंग बनेगी। और जून की क्लोजिंग क्या होगी? 140, जो जुलाई की ओपनिंग बनेगी। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी। जो सेल है ना वो एक महीने पहले प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके परस्पेक्टिव से आपको काम करना है। तो 3100 यूनिट्स जो अप्रैल में बेचने हैं ना,
वो सॉरी मई में बेच रहे हैं, उसकी तैयारी वो अप्रैल में करेगा, तो अप्रैल में तैयारी वो 3100 के हिसाब से करेगा। और अप्रैल में, और क्या कहते हैं, अप्रैल में कितने बेचते थे, 3200, वो मार्च में उसकी तैयारी करेगा, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्शन निकलेगी। तो अब इसकी प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लें, होगी वैसे ही बैकवर्ड जाके। 155 प्लस 3100 माइनस 160, 3095। ये था यार टेक्निकल चीज, मैंने भी मिस कर दी थी। 2995 बाद में पढ़ा गौर से तो फिर। बाकी सवालों में वो यही बोलता है कि जो प्रोड्यूस करेंगे उसी हिसाब से काम हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जो आप एक महीना बाद बेच रहे हैं उससे एक महीने पहले उसके हिसाब से प्रोडक्शन की तैयारी कर रहे हैं आप। तो वो एक पॉइंट था। -150, 2790, ये हमारे पास प्रोडक्शन आ रही हैं इन 3 महीने की। ठीक है। अब इसके आगे देखें, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, पेमेंट टू सप्लायर हमें कैलकुलेट करनी है। पेमेंट कौन से महीने में, अप्रैल में क्या होगी, मई में क्या होगी, जून में क्या होगी, जो पैसे देने हैं उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करनी है हमें अप्रैल में और जून में। अब पेमेंट के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कितने यूनिट्स वो खरीद रहा है, किस हिसाब से खरीद रहा है। अब देखें, ईच यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस रिक्वायर 3 किलो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्टिंग 8 पर किलो। अब यहाँ रुक जाएं, इस पे वापस आए, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। अभी हमें परचेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये कह रहा है कि जितनी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, जैसे 3095, 2995 यूनिट्स, 2790 यूनिट्स में ना, ये हर यूनिट पे 3 केजी लगेगा, हर यूनिट पे 3 केजी लगेगा, और 1 केजी 8 रुपए का है। इतने इतने रुपए का सामान खरीदना होगा। अब कब खरीदेगा कब पैसे देगा वो एक अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से प्रोडक्शन करनी है ना, इस महीने इतनी इतनी प्रोडक्शन करनी है, तो इतना सामान चाहिए है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वो कब खरीदता है कब पैसे देता है उसके। इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, क्या आ गई। एक चीज और भी है, अब ये सवाल पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। ये कॉस्ट बाद में निकालें, पहले किलोस निकाल लें। एक काम करें, पहले किलोस निकाल लें, फिर अलग से मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें। कर दें वैसे ही, लेकिन इसको एक ब्रेक कर दें, एक बात और है इस सवाल के अंदर। तो 3095 मल्टीप्लाई बाय 3 किलोस, तो 9285 किलोस चाहिए। ये केजीज आ गए, पैसे नहीं आए इसके, केजीज आएंगे। फिर है 2995 इंटू 3, 8985 केजीज, और 2790 इंटू 3, 8370 केजीज। अब केजी के पैसे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 8। अच्छा इसको बाद में करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, चलें पहले पढ़ते हैं फिर बताता हूँ आपको एक चीज़। अब आगे पढ़ें। ये तो हमारे पास किलोज आया, भी हमने रेट से मल्टीप्लाई नहीं किया उसको, ठीक है। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आर मेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, ये एक वही बात कहती है, जिस महीने हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी महीने खरीदते हैं, लेकिन पैसे कब देते हैं, एक महीने के बाद देते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ये बात इसके बाद पढ़ता हूँ, ये वाला सेंटेंस पहले ये समझ लो। ये कह रहे हैं जिस महीने हम खरीद रहे हैं ना, प्रोडक्शन कर रहे हैं, 3095 इस महीने प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम सामान इसी महीने खरीदेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, 3095 हमें प्रोड्यूस करना है 3 किलो के हिसाब से, हम 9285 किलोस इसी महीने खरीदेंगे अप्रैल में। मई में हमें इतना प्रोड्यूस करना है, इतने केजीज हम मई में ही खरीदेंगे। इतना प्रोड्यूस करना है, इतने हम अप्रैल में खरीदेंगे। जिस महीने हमें प्रोडक्शन करनी है हमें उसी महीने खरीदना है, तो ये हमें इसी महीने खरीदने हैं किलोस। लेकिन पैसे कब देने हैं, इसके पैसे एक महीने के बाद देने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो अप्रैल की परचेजेस आएंगी, 9285 किलोस मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए का है ना किलो, तो ये आ रही है 74280। इतने रुपए का सामान हमें खरीदना पड़ेगा अप्रैल में, लेकिन इसकी हम पेमेंट कब करेंगे, इसकी हम पेमेंट करेंगे मई के महीने में। फिर मई में हम कितना खरीदेंगे,
2995 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 71880। इसके पैसे हम कब देंगे? खरीदेंगे हम ये मई में, पैसे देंगे इसके जून में। और जो जून में खरीदेंगे उसके पैसे कब देंगे? जुलाई में। तो इसका मतलब ये कि यार जो मार्च में खरीदेंगे, मार्च में जो खरीदेंगे उसके पैसे कब देंगे? मार्च वाली जो परचेज आएगी, जो मार्च में खरीदेंगे उसके पैसे कब देंगे? अप्रैल में। और अप्रैल का कैश बजट बनाना है हमें आगे, तो इसका मतलब हमें अप्रैल की पेमेंट डालनी पड़ेगी। अप्रैल की पेमेंट डालने के लिए हमें मार्च की परचेजेस निकालनी पड़ेंगी। अब मार्च में परचेजेस कितनी आएंगी, हमें मार्च की वर्किंग करनी पड़ेगी दोबारा। अब मार्च में हमें क्या वर्किंग करनी है? वापस आते हैं इधर ऊपर प्रोडक्शन बजट पे। एक महीने का प्रोडक्शन बजट हमें और कैलकुलेट करना पड़ेगा। मार्च में क्या सेल्स हैं? अप्रैल वाली जो सेल्स हैं वो एक महीना पहले हम मार्च में उसकी तैयारी करेंगे। तो मार्च में हम अप्रैल वाली सेल की तैयारी करेंगे। तो अप्रैल वाली सेल मैंने यहाँ रख दी 3200। क्लोजिंग भी आ गया 160। मार्च को ओपनिंग क्या होगा? मार्च से पहले क्या आता है? फेब्रवरी। फेब का जो क्लोजिंग है वो मार्च को ओपनिंग बनेगा। फेब का क्या क्लोजिंग होगा? सवाल में आए देखें। फेब का क्या क्लोजिंग होगा? जो मार्च में बेचने ना 2500, उसका 5%। कितने बेचने हैं मार्च में? 2500, इसका 5% निकालें, 125। ये फेब का क्लोजिंग होगा। ये मार्च का क्या बनेगा? ओपनिंग। तो मार्च का ओपनिंग आ गया, जो फेब का क्लोजिंग है 125। अब मार्च की हम निकालेंगे प्रोडक्शन। इसलिए निकालनी क्योंकि हमें मार्च की परचेज निकालनी है। मार्च की परचेज इसलिए निकालनी है क्योंकि इसकी पेमेंट कब होगी? अप्रैल में। आगे कैश बजट बनाना होगा अप्रैल का, तो वो पेमेंट डालनी होगी हमें। अभी कैलकुलेट करें। 160 क्लोजिंग 3200 में ऐड हो जाएगा बैकवर्ड आते हुए, और 125 माइनस हो जाएगा, तो 3235 आ जाएगा। सही है। ये प्रोडक्शन आ गई इसके। 3235 यूनिट्स बनाने, एक यूनिट पे 3 kg लगेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें इसको, तो 9705 kg लगेंगे। मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए का 1 किलो है। तो मार्च में हमें 77,640 रुपए का सामान खरीदना है, जिसकी पेमेंट कब होगी? पेमेंट होगी अप्रैल में। अप्रैल में जो खरीदना है उसकी पेमेंट मई में। मई में जो खरीदना है उसकी पेमेंट जून में। और जो जून में खरीदना है इसकी पेमेंट जुलाई में। लेकिन अब जून में एक एक मसला है। जून का क्या मसला? अब ये सुने। मई का है, जून का है, अभी आगे पढ़ते हैं, आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ तक वो मसला पहले बताएं, फिर ये बात बताऊंगा। एक और डिफरेंट बात आ रही है। ये मई से चेंज हो जाएगी। मैंने चेंज नहीं करी, मैं मई से अभी चेंज करूंगा इसको। हम्म। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर मैं वाली स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ वाली स्टेटमेंट में क्या है। ठीक है। ठीक है। अब देखें, ये बोल रहा है, कह रहा है यार, जी लिमिटेड कीप्स अ बेस इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल। मतलब वो एक सर्टेन किलोज ना रॉ मटेरियल के हर वक्त रखेगा ही रखेगा। बेस इन्वेंटरी का मतलब वो एक बेस बना के रखेगा। हर वक्त उसके पास इतना रॉ मटेरियल हर वक्त मौजूद होगा। वो कितनी है उसकी बेस इन्वेंटरी? 800 किलोज है फेब्रवरी के आखिर में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, देखें, ओपनिंग में कितना होगा? 800। क्लोजिंग में कितना होगा? 800। तो कोई चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही। ओपनिंग क्लोजिंग कैंसिल हो जाएंगे। फिर 800, 800। कह रहे यार फेब में भी यही है, मार्च में भी यही है, अप्रैल में भी यही है, 800 और 800। तो ये कैंसिल होते जा रहे हैं। कह रहे अप्रैल और मई में अलग है। मई के शुरू में तो 800 ही है, लेकिन मई के आखिर में ना 600 किलो कर रहे हैं हम, इसको कम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 600 किलो पे आ रही है। तो इसका मतलब शुरू में हमारे पास कितने केजीज थे? 800 किलो रखे हुए थे मई के स्टार्ट में। मई के स्टार्ट में कितने किलोज रखे हुए होंगे? 800। और मई के आखिर में कितने रखने हैं? 600। तो इसका मतलब 200 किलो हमें यहीं से नहीं मिल जाएंगे? भाई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री 800 केजी की रखी हुई है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें 600 केजी पे रखनी है।
तो इसका मतलब 200 केजी हमारे पास अवेलेबल हो गए ना, 200 केजी हमें इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई, क्योंकि क्लोजिंग कितना रखना है, 600, ओपनिंग कितना है 800, तो 200 किलो आप ये भी तो इस्तेमाल कर लोगे, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मई के महीने में 200 किलो आपके पास सरप्लस आ रहा है जो आप इस्तेमाल कर लोगे, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा मई के महीने में सिर्फ। बाकी तो देखिए हर महीने में क्या है, 800 मत छेड़ो, 800 ही रहेंगे, 800 इनको भी नहीं छेड़ो, 800 ही रखने हैं, 800 जो रखे हैं 800 रहने दो, 800 जो रखे हैं उसको 600 कर दो, तो इसमें 200 यहाँ से आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो 200 किलोस आपके मई के महीने में अवेलेबल होंगे जो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अब आप वापस आए इधर, अब यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे एक चीज चेंज करूंगा, मई के महीने में चेंज हो रही है, ठीक है। क्या हुआ, मई के महीने में हमें कितने किलोस चाहिए, 8985 किलोस चाहिए, इतने किलोस हमें चाहिए मई के महीने में, 8985 केजीज हमें चाहिए, राइट। लेकिन हमारे पास 200 किलो पहले से मौजूद है, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री कम हो गई है, तो 200 किलो हमारे कम हो जाएंगे। इस बार हमें 200 किलो कम रखने हैं क्लोजिंग में, तो 200 किलो का हमें एडवांटेज मिल गया, तो 8985 खरीदने के बजाय हम खरीदेंगे 8785 खरीदेंगे, 200 किलो हमारे पास बच जाएंगे, और इनको 8 रुपए के हिसाब से खरीदेंगे। ये हमारी परचेज आएंगी मई के महीने की। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे मई के महीने की परचेज जो हम जून में पे करेंगे, कि हमारे मई के महीने की परचेज हो जाएगी 8785 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये, 70280। ये हमारी मई की परचेज है, जिसकी पेमेंट हम कब करेंगे, जून में। और हमें जून तक बनाना है, तो जुलाई की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आई आप लोगों को, 200 केजीज वाली। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है ना। उसने क्या बोला था यार, 800 किलो रखता है हमेशा बेस, अब वो 600 किलो पे लेके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है। अब आप ऐसे सोच लो ना, आपके पास 800 कुर्सियां होती हैं हर महीने के शुरू में, और बाकी आप खरीदते हो उतनी जितनी बनानी होती हैं, उतनी खरीद लेते हो, तो वो 800 आखिर में भी बच जाती हैं। तो 800 800 800 800 800 800 रहती हैं आपके पास। इस बार क्या हुआ, आपके पास 800 कुर्सियां थी, आपको क्लोजिंग में रखनी है 600, तो आपने बोला यार ये 200 कुर्सियां तो फारिग हो गई, मैं इनको इस्तेमाल करता हूँ, तो अब मैं कम खरीदूंगा, 200 यहाँ से इस्तेमाल कर लूंगा। तो 200 किलो आपके पास जो रखा हुआ था, आपने उसमें से इस्तेमाल किया। तो आपने ये करा यहाँ पर कि आपको जरूरत कितनी थी, 8985 किलोस की, मई के महीने में देखें 8985 किलोस खरीदने की जरूरत थी आपको, लेकिन आपने कहा 200 तो मेरे पास रखे हुए हैं ना, मेरे पास 200 की अवेलेबिलिटी आ गई ना, तो आपने 200 नहीं खरीदने, अब आपने 200 हटा दिए, तो 8785 आपने खरीदे, इंटू 8 कर दिया। तो आपने परचेजेस निकाली मार्च के महीने की, अप्रैल के महीने की, मई के महीने की, एक एक महीने बाद पे हो जाएंगी, तो आपको जून के महीने की नहीं निकालनी, वरना आप निकाल सकते हैं। जून में तो फिर वही रहेगा, 600 600 600 600। जून में कोई ऐसा मसला नहीं आएगा, वो 600 600 के हिसाब से ही चलेगा जून में। ये सिर्फ मई के महीने में आपको कैलकुलेशन करनी थी 200 काम करने थे। अब 600 हो गए हैं, तो अगले महीने भी 600 रहेंगे, फिर 600 रहेंगे, फिर 600 रहेंगे, फिर 600 रहेंगे, फिर नो अफेक्ट आएगा। ये समझिए मेरी बात, आगे चलें, इसमें कोई प्रॉब्लम। बस वो सेल वाली बात टेक्निकल थी, वो वही यार, बजटिंग के सवाल आपको बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, मैंने बस सरसरी से पढ़ लिया, गलत करा। वो आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आप उस चीज को पिक करेंगे, ठीक है। अब चलिए यार, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब इसमें आगे चलते हैं, ये रहा पेमेंट टू सप्लायर, ये हमने निकाल ली ना, पेमेंट तो मैंने आपकी करवा दी ना, नीचे पेमेंट आ गई ना। कौन से महीने की पेमेंट चाहिए भाई, अप्रैल की चाहिए। अप्रैल की पेमेंट क्या है, ये रही, मार्च वाली परचेस अप्रैल की पेमेंट है 77640, ये पेमेंट होगी। मई में क्या पेमेंट होगी, जो अप्रैल में खरीदा है, अप्रैल की परचेस, वो मई में पे करेंगे आप। अप्रैल की क्या परचेज आई है, अप्रैल की परचेज आई है 74280, ये मई में पेमेंट होगी, 74280, ये पेमेंट होगी। और जून की पेमेंट क्या होगी, जो मई में परचेज करा है वो जून की पेमेंट होगी, मई की परचेज ये जून की पेमेंट होगी। मई की परचेज क्या आई है, 70280, ये पेमेंट हो जाएगी जून की, ठीक। जुलाई की हमें करनी नहीं है।
सही है, हमने यही वर्किंग करी हुई है, यही इसका आंसर है ना, हमने आगे का पार्ट यही सॉल्व कर लिया था। अब और आगे चलें। अब हमें बनाना है यार कैश बजट। कैश बजट बनाना है। अब हमें कैश बजट बनाना है। कैश बजट में देखें क्या आएगा। रिसीट्स और पेमेंट्स। पेमेंट बाद में लिखते हैं, पहले रिसीट कितनी जगह लेगी वो देख लेते हैं। अच्छा, रिसीट पे इसने बताया सारी की सारी सेल कौन सी थी, क्रेडिट सेल थी, इसने सवाल के शुरू में बताया ना, सारी सेल क्रेडिट सेल थी। तो अब हम इसको देख लेते हैं, क्रेडिट सेल, और 2 महीने में पेमेंट आ रही है। कैश सेल है ही नहीं, एक 1 मंथ में पेमेंट आ रही है, एक 2 मंथ में पेमेंट आ रही है। तो दो तरह से पैसे मिल रहे हैं, 1 मंथ और 2 मंथ। तो 1 मंथ और 2 मंथ की परचेजेस है। 1 मंथ और 2 मंथ में रिसीट्स होंगी, सही है। अब ये सिंपल है। 1 मंथ का मतलब क्या होता है, 1 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे। 1 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे, यानी कि अप्रैल में कौन से मिलेंगे हमें, 1 महीने पुराने। अप्रैल से 1 महीने पहले क्या था, मार्च। मार्च के पैसे हमें कब मिलेंगे, अप्रैल में। अब हम यहाँ पे आए, इसकी वर्किंग यहाँ करते हैं। यार यहाँ बना रहा हूँ मैं कैश बजट सवाल के साथ ही, नहीं इधर बना रहा हूँ कैश बजट। कौन से महीने का था, अप्रैल, मई और जून ना। सेकंड क्वार्टर है, तो फर्स्ट क्वार्टर क्या था, जैन फेब मार्च। सेकंड क्या है, अप्रैल मई जून। यहाँ से शुरू करते हैं। रिसीट्स 1 मंथ एंड 2 मंथ्स। 1 मंथ पे आ जाए, यहाँ देखें। फेब्रवरी में हमने सेल्स कितनी करी है, 2600 की सेल्स करी है। यहाँ लिखते हैं, फेब की सेल्स हैं 2600 यूनिट्स। कितने का बेचते हैं, 80 का बेचते हैं। इसके पैसे हमें कब मिलेंगे, 1 महीने में मिलेंगे। तो फेब के बाद 1 महीना क्या है, मार्च, वो हमें बनाना नहीं है। 2 महीने वाले पैसे भी मिलेंगे। फेब के 2 महीने बाद क्या आता है, फेब के 1 महीने बाद आता है मार्च, और 1 महीने बाद क्या आता है, अप्रैल। ये 2 महीने वाले पैसे कब मिलेंगे, अप्रैल में। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। ये कितना परसेंट है, ये 75% है। ये कितना परसेंट है, ये 25% है। यानी कि 25% 1 महीने में मिलते हैं, 75 2 महीने बाद मिलते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2600 को, 2600 मल्टीप्लाई बाय 80, 2,08,000। इसका 25% हमें कब मिलेगा, मार्च में, हमें बनाना नहीं है। 75% हमें अप्रैल में मिलेगा, तो उसको 75% निकालते हैं। तो 156,000 हमें अप्रैल में मिलेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम, अप्रैल में हमें 2 महीने पुराने 156,000 रिसीव होंगे। समझ में आ गई बात। अब आ जाए आप पुराने पे। मार्च की सेल्स देखें कितनी है, 2500 यूनिट है मार्च में। मार्च की सेल्स हैं 2500 यूनिट्स। 80 के हिसाब से, 2500 × 80, 2 लाख रुपए की सेल हो रही है। ये पैसे कब मिलेंगे, 1 महीने में मिलेंगे। 25%। कितने बनेंगे, 2 लाख का 25% निकालें तो 50,000 रुपये मिलेंगे। 1 महीने बाद, मार्च में ना, मार्च के 1 महीने बाद क्या आएगा, अप्रैल में मिलेंगे ये। लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे, 3% डिस्काउंट कटेगा, तो यानी कि 97% मिलेंगे। तो उसका 97% निकाल लें। सर आप 3% डिस्काउंट क्यों नहीं इस बार निकाल ले और लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता आगे इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, तो 3% डिस्काउंट कैश बजट में तो आता नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में आता है। अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो 3% में निकालता और लिखता। आप कर सकते हैं, आप 3% निकाल के लिख लें, फिर माइनस कर दें, जो आपको सही लगे। मेरे ख्याल से 3% करके कर लें, ज़्यादा बेहतर है। आप अपनी आदत उसी तरह रखें, मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। कन्फ्यूजन हो गया वरना फिर। आप निकालें इसका 3% डिस्काउंट, कितना आ रहा है, 50,000 का 3% 1500 आएगा आई गेस। माइनस कर दें डिस्काउंट, तो 48,500 आपको मिलेंगे अप्रैल में। ठीक है, तो 48,500 अप्रैल में मिलेंगे। अच्छा, बाकी 75% उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। कितने होंगे वो, 1.5 लाख रुपए। वो हमें कब मिलेंगे, 2 महीने बाद। मार्च में बेचें तो मार्च के 1 महीने बाद अप्रैल, और 2 महीने बाद मई। ये मई में मिलेंगे हमें 1.5 लाख। तो हमें मई में मिलेंगे 2 महीने पुराने 1.5 लाख। ठीक हो गया, सही है। अब नेक्स्ट पे आ जाए, मार्च के बाद आप अप्रैल की सेल्स पिक कर लें। अप्रैल की सेल्स क्या है, ये रही। अप्रैल की सेल्स 3,200 यूनिट।
सेलिंग प्राइस कब से बढ़ी है? मई में बढ़ी है ना। अप्रैल में तो यही है। तो 3,200 इंटू 80, 256,000 की सेल है। इसका 25% एक महीने में मिलेगा। एक महीने बाद के, अप्रैल के बाद मई में मिलेगा। तो इसका 25% निकालें, 64,000 मिलेंगे। और उस पर भी हम डिस्काउंट देंगे 5%। तो 5% डिस्काउंट निकालें, कितना आएगा इसका? 3,200 रुपये का डिस्काउंट माइनस करेंगे 64,000 से। 60800 की पैसे मिलेंगे हमें। ये कब मिलेंगे हमें? मई में मिलेंगे। तो मई में हमें 60800 मिलेंगे। और 75% हमें कब मिलेगा? 2 महीने बाद। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। जून में मिलेगा नो डिस्काउंट, 75%। तो 256,000 का 75% निकालना है, 192,000 मिलेगा हमें। 2 महीने पुराना हो जाएगा। जून में 1 मंथ वाला क्या मिलेगा? अब हम एक और सेल लेते हैं अप्रैल के बाद, मई की सेल्स ले लेते हैं। मई की सेल्स क्या है? मई की सेल है 3,100 यूनिट्स ना, 3,100 यूनिट। मल्टीप्लाई बाय प्राइस बढ़ गई थी 5%। 80 रुपये का था, 5% बढ़ गया। 80 का 5% 4 रुपये बनता है, 84 हो गया। तो ये 84 के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। इसका 25% हमें 1 मंथ जून में मिलेगा। 25%, 65, 100। 3% हम डिस्काउंट काटेंगे इसका, 1953। डिस्काउंट कट गया, माइनस कर दें। 63,147 मिलेगा हमें जून में। ये हमारी रिसीट्स आ गई ना। अब हम पेमेंट्स पे आ जाते हैं। और कोई रिसीट होगी तो उसके बाद लिखूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा फिर लिखूंगा, ठीक है। अभी मैं पेमेंट लिख रहा हूँ। पेमेंट में एक तो हमारी परचेजेस की पेमेंट है, वो हमने निकाली हुई है, पहले वो लिख लेते जो निकाली हुई है। कौन से महीने में हमने कितनी पेमेंट करी परचेज की? अप्रैल में हमने क्या पे किया? 77,640 अप्रैल में गया। 77,640 अप्रैल में गया। मई में कितना पे करा है? 74,280। 74,280। और जून में क्या पे करा है? 70,280। जून में पे हो गया। ये परचेजेस आ गए हमारे पास। और क्या खर्चे हैं सवाल में पड़ते हैं। परचेज हो गई, सेल्स हो गई, ये भी हो गया। वेजेस 20 पर यूनिट इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हिसाब से हो रहे हैं 20 रुपीज। तो जिस महीने प्रोडक्शन हो रही है उसी महीने हम ये पेमेंट करेंगे 20 रुपए के हिसाब से। तो प्रोडक्शन देख लें आप लोग। बना हुआ है ना प्रोडक्शन बजट हर महीने का। 20 के हिसाब से कैलकुलेट कर लें। ये नहीं ना प्रोडक्शन। कौन से महीने कैश बजट बना रहे हैं? अप्रैल मई और जून का बना रहे हैं ना। तो अप्रैल मई और जून की प्रोडक्शन उठा लें। 3095 इंटू 20, 2995 इंटू 20, 2790 इंटू 20। मुझे बता दें 2020 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहे हैं। पहला वाला 61,900 आ रहा है गैस। 61,900। 61,900 वेजेस। बाकी बता दें मुझे आप इन दोनों की। जिस महीने की प्रोडक्शन है उसको मल्टीप्लाई बाय 20 करके बता दें।
नहीं नहीं, 1 मंथ 2 मंथ आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही। डायरेक्ट वेजेस मुझे बता दो यार कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 2020 करके ना। देर लगा रहे हैं आप लोग। खुद ही कर लूंगा इतनी देर में तो। प्रोडक्शन देखें इधर, ये रही 2995 इंटू 20, 59,900। 59,900। और फिर ये क्या है, 2790 इंटू 20, 55,800। ठीक है। इसके बाद फिक्स ओवरहेड 58, डेप्रिसिएशन मिला के कितनी है, 6,000 की। डेप्रिसिएशन हटा दें 52 के हो जाएंगे ये, सही है। 52 के फिक्स ओवरहेड्स आ जाएंगे हर महीने के आपके। लेकिन इसमें ये बोल रहा है 7% मई से बढ़ जाएंगे। तो अभी तो 52 लिखें, कैश बजट में डेप्रिसिएशन नहीं आती ना, पैसे तो नहीं जाते उसमें। फिक्स्ड ओवरहेड 52 मई से बढ़ जाएगा ये। 7% बढ़ेगा ना। हो जाएगा 55,640। उसके बाद क्या है, प्रमोशन कॉस्ट अप्रैल में आएगी 20,000 की। प्रमोशन कॉस्ट अप्रैल में आएगी 20,000 की। उसके बाद कैश का ब्रॉड डाउन दिया हुआ 38। और कोई चीज़ तो नहीं है सवाल में। 38,000 कैश का ब्रॉड डाउन है। क्वेश्चन पेपर में भी देख लो, फ्रॉड तो नहीं है। आगे थ्योरी है। तो बैलेंस करें, इसका सीडी कैलकुलेट करें। ये आप लोग बता दें कितना आ रहा है यार, इसमें हम ऐड करेंगे फिर ब्रॉड डाउन जो फर्स्ट को दिया हुआ है बैंक का, पीडी। कितने पैसे बैंक में अप्रैल को, 38। फर्स्ट अप्रैल को 38 है। इसमें ऐड हो जाएगा। ब्रॉड डाउन ऐड करके फिर आएगा सीडी। ये कर लें, 48,500, 156, 77,640, 61,900 माइनस 52 माइनस 20,000 माइनस, नेट फ्लो आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है 7040। इसमें ऐड कर दें 38,000 पहले के जो पड़े हुए थे, ये आ जाएगा 30,960। ये ब्रॉड डाउन बनेगा 30,960। इसका नेट फ्लो निकालें, ब्रॉड डाउन डालें, सीडी आ जाएगा। इस तरह चलाते हैं इसको, ये कैश बजट कंप्लीट हो जाएगा। सही है, समझ में आ गई बात। अब आगे थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो करते हैं, फिर ये सवाल कंप्लीट होगा, फिर दूसरे सवाल पे चलते हैं। The directors think that they will have some surplus cash at the end of June 2026, which could be used for other purposes. They have two options. कुछ पैसे कह रहे हैं बच जाएंगे हमारे पास जून के आखिर में ना, हमारे कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, पैसे पड़े हुए होंगे, तो हम उसको दो कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन, यूज द सरप्लस कैश टू इनकर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, नया प्रोडक्ट बनाएं आप। नंबर टू, सरप्लस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल दो और 2% इंटरेस्ट मिलेगा। क्या करना चाहिए? अब ये तो जनरल आंसर है, आपको लिखना है खुद ही ना सारा का सारा, क्या करना चाहिए भाई। अब आप ये लिखेंगे इसमें, न्यू प्रोडक्ट पे जाते हैं तो फायदे क्या हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल ज़्यादा होंगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा अगर ये चल जाता है प्रोडक्ट। सही है, नहीं सारी बातें। नुकसान क्या होंगे, रिस्क है बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट फेल हो गया, ये भी हो सकता है तो लॉस होगा।
ठीक है ना। और सरप्लस डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या करेंगे, सूद मिलेगा ना, इंटरेस्ट मिलेगा। इसका फायदा क्या है, इंटरेस्ट, फिक्स्ड इनकम, नो रिस्क, नुकसान, लो रिटर्न, और नो ग्रोथ, नो बिजनेस ग्रोथ। इंटरेस्ट मिल रहा है तो बिजनेस थोड़ी ग्रो कर रहा है आपका। सही है, फिर आखिर में आप अपनी एडवाइस देते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप कहें वो कर लें। इसके अलावा भी पॉइंटर्स हो सकते हैं, इससे बेहतर पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक देख लें, कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फिर सवाल देखें, प्रिपेयर द फिक्स्ड बजट फॉर अगस्त शोइंग बजटेड प्रॉफिट। अगस्त का बजट बनाना है हमें। सवाल किधर है, ये रहा। जब सॉल्व करते जाते हैं, रिक्वायरमेंट वहाँ पे कर लें। हमें ये अगस्त का डेटा है ना, ये जो डेटा है अगस्त का, ये देखें। 7,500 यूनिट्स हमने बनाए और बेचे हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स आपको ये दिए हुए, ये क्वेश्चन पेपर है। बजट का है सवाल। यार कहाँ गया क्वेश्चन। आ गया है सवाल। ये रहा सवाल। अब ये पेपर इधर रह गया है, देखें। ये बोला 8,000 यूनिट की वर्किंग करें और प्रॉफिट निकालें 8,000 का। करते हैं 8,000 का। ये किसी तरह से उधर ले जाना हम क्वेश्चन को, उधर लिख देता हूँ मैं, सही है। आसान हो जाएगा। यहीं बना देते हैं। सेल्स 8,000 यूनिट हैं, और कितने का बेचेगा एक यूनिट, 82 का। तो 8,000 इंटू 82, ये सेल्स हो जाएंगे। करें कितना आ रहा है, 8,000 इंटू 82, 656। डीएम 4 किलो लगेगा एक यूनिट पे। कितने यूनिट है, 8,000 यूनिट है ना, 4 किलो इंटू 8,000 यूनिट है, 32,000 किलो होगा। 1 किलो कितने का है, 5 रुपए का। 1,60,000। लेबर 3 घंटे लगेंगे एक यूनिट पे। 8,000 यूनिट है तो कितने घंटे हो गए, 24,000 घंटे हो गए। 1 घंटे के क्या पैसे हैं, 15 रुपए। 3,60,000 लेबर हो गई। FOH है 2.8 पर लेबर आवर। जितने लेबर्स के आवर्स हैं उतने ही ये घंटे हैं ना, लेबर के घंटे कितने हैं, 3 घंटे, उतने ही इसके घंटे लगेंगे 8,000 यूनिट पे। 24,000 घंटे लगेंगे इसके भी, 24,000 घंटे। और 1 घंटे के पैसे क्या है, 2.8। 2.8, 67,200 आ जाएगा भाई। माइनस कर लें, प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ रहा है 68,800। इसको उधर ले जाते हैं यार, ताकि सवाल करने में ना आसानी रहे। तो करते हैं हम कॉपी।
यहाँ लाके इसको हम ठीक है, ये हमने बना लिया 8,000 यूनिट का। अब ये बोल रहे हैं एक्चुअल में क्या हुआ है, 7,500 यूनिट्स बनाए और बेचे हैं, ये एक्चुअल है। तो एक्चुअल 7,500 यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड है। एक्चुअल रिजल्ट ये दिया हुआ है आपने। हमारा बजट 8,000 का है और इसका एक्चुअल 7,500 का है, तो 8,000 और 7,500 का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना, तो वेरिएंसेस निकल ही नहीं सकते। लाइक वाइज कंपैरिजन है ही नहीं है। वहाँ 8,000 यूनिट है बजट में, एक्चुअल में 7,500 यूनिट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैक्स बजट बनाना पड़ेगा, फ्लैक्सिबल बजट बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसने नीचे क्या बोला हुआ है, उसने बनाया हुआ फ्लैक्सिबल बजट, और ये रिकंसिलिएशन बना के दी हुई है, यानी कि वेरिएंसेस हमें निकाल के दिए हुए हैं, टोटल टोटल वेरिएंसेस निकाल के दिए हुए हैं। देखें, फ्लैक्स का प्रॉफिट डाला इसने 64,500, सेल प्राइस वेरिएंस डाला, सेल वॉल्यूम नहीं डाला। वैसे भी आपको पता है रिकंसिलिएशन में वॉल्यूम आता ही नहीं है, सेल्स वॉल्यूम, सेल्स प्राइस डाला हुआ है। मटेरियल टोटल डला हुआ है, मटेरियल रेट, मटेरियल यूजेज नहीं है, मटेरियल का टोटल है। लेबर का भी टोटल डला हुआ है, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी नहीं है, टोटल दिया हुआ है। और फिक्स्ड ओवरहेड का भी एक टोटल 3,000 दिया हुआ है, टोटल एफओएच वेरिएंस। एफओएच वॉल्यूम है, एफओएच एक्सपेंडिचर है, फिर वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम कैपेसिटी है, वॉल्यूम एफिशिएंसी है, वो सब कुछ नहीं है, एक एफओएच डला हुआ है टोटल। और 750 का एक्चुअल प्रॉफिट है। ऊपर ये देखें, एक्चुअल उसने जो बना के दिया इसमें प्रॉफिट दें कितना है, 750। ठीक है, फ्लैक्स बजट नहीं है। पहले बोला यार फ्लैक्स बजट क्यों बनाते हैं हम, लाइक वाइज कंपैरिजन के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखें बजट 8,000 यूनिट्स का है और एक्चुअल 7,500 यूनिट्स का, तो कंपैरिजन हो नहीं सकता ना इसका। तो हम क्या करते हैं, फ्लैक्स बजट बनाते हैं 7,500 यूनिट्स का। फ्लैक्स बनता है तो फिर कंपैरिजन हो पाता है। तो फ्लैक्स बजट हम क्यों बनाते हैं, लाइक वाइज कंपैरिजन करने के लिए, कि लाइक वाइज कंपैरिजन हो सके, इसलिए हम फ्लैक्स बजट बनाते हैं। ठीक हो गया। अब हम पहले एक काम करते हैं, कह रहा है यार ये एफ ओ एच एक्सपेंडिचर निकालो, एफ ओ एच वॉल्यूम निकालो। ये सारे वेरिएंस निकालने के लिए बोल रहा है, हम फ्लैक्स बजट बना लेते हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी। फ्लैक्स्ड बजट 7,500 यूनिट्स का हम बजट बनाएंगे दोबारा से। ठीक है, सेल्स 7,500 यूनिट जब हम बेचेंगे तो हम कितने के बेचेंगे, जो सेलिंग प्राइस थी। देखें बजट में देखिएगा, फ्लैक्स बनाते वक्त हम एक्चुअल नहीं देखते, फ्लैक्स बनाते वक्त हम एक्चुअल नहीं देखते, बजट देखते हैं। बजट कितना था, 82 था। अच्छा, और आगे वाले पार्ट में देखें, ये बोल रहा है Directors are concerned about the adverse variances of both material and labor. कॉजेज बताएं इसके। अब यहाँ पर देखें, इसने मटेरियल का ब्रेकअप नहीं दिया हमें। इस कॉज बताने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा ना, मटेरियल रेट वेरिएंस है क्या, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है क्या। पहले हमें इनका ब्रेकअप पता होगा तो हम इस पे कमेंटिंग करेंगे ना, तो उसका मतलब हमें ये दोनों वेरिएंसेस निकालने पड़ेंगे। मैं इधर वर्किंग कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, अब हम निकालते हैं मटेरियल रेट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है, रेट ब्रैकेट में आएंगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट ब्रैकेट में आगे तो बाहर क्या आएगा, केजीस। वो किसके आते हैं, एक्चुअल। अब हम लिखते हैं स्टैंडर्ड रेट। अब आप आ जाए यहाँ पे, स्टैंडर्ड मतलब फ्लैक्स पे आ जाए। रेट क्या है भाई, 5 रुपये है 1 किलो का रेट। एक्चुअल में रेट क्या है, ये निकालना पड़ेगा हमें, एक्चुअल रेट पता नहीं है। देखें मटेरियल, देखें कितना दिया हुआ है, क्या है मटेरियल की कॉस्ट, 168,750 डिवाइड बाय 33,750 किलोस। ये 5 रुपये ही आ गई। तो एक्चुअल में भी 5 रुपये का 1 किलो मिला है, फ्लैक्स में भी 5 रुपये का ही 1 किलो है। 5 और 5 इत्तेफाक ऐसा है, तो ये जीरो हो जाएगा। सही ना, 5 रुपये खरीदने बोला था, 5 रुपये का ही खरीदा है उसने।
और एक्चुअल केजीज जो भी दिए मैं उसने 33,750 एक्चुअल केजीज, जीरो आ गया। तो प्राइस का तो फर्क है ही नहीं। मटेरियल रेट वेरिएंस हमने निकाला तो प्राइस डिफरेंस नहीं है, रेट वेरिएंस नहीं है, जितने रुपए का बोला था खरीदने के लिए उसने उतने का ही खरीदा। नो एडवर्स नो फेवरेबल, रेट का मसला नहीं है। तो मसला किसका होगा? यूजेज का ही होगा। फिर एक ही चीज बचती है, यूजेज वेरिएंस निकालते हैं। यूजेज का क्या फॉर्मूला है? फ्लेक्स्ड केजीज, एक्चुअल केजीज, केजीज ब्रैकेट में आ गया तो बाहर क्या का रेट, रेट किसका आता है? स्टैंडर्ड का। तो अब स्टैंडर्ड का रेट देखें तो 5 रुपए 1 किलो का। हमारे हिसाब से कितने किलो लगने चाहिए थे? फ्लैक्स बनाए हमने, इसमें देखें हमारे हिसाब से कितने किलो लगने चाहिए? 30,000 किलोज लगने चाहिए थे। एक्चुअल में कितने किलोज लगे? 33,750। तो हमारे हिसाब से 30,000 किलोज में काम होना चाहिए था, 33,750 किलोज लगे, ज्यादा किलोज लगे एडवर्स, और 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। कितना आ रहा है यार ये? 30,000 माइनस करा तो 3750 बचा, इंटू 5, 18,750 एडवर्स। यही आना चाहिए इसका आंसर। क्या है बस सवाल में देखें, एक ही वेरिएंस पूरा करा, 18,750 देखें। देखा, डायरेक्ट मटेरियल 18,750, जिसमें रेट वेरिएंस का तो फर्क है ही नहीं, यूजेज वेरिएंस का फर्क है। अब आप इसे कमेंट कर सकते हैं, रेट वाले ने सही रेट पे खरीदा, रेट सही था, तो नो वेरिएंस। यूजेज एडवर्स है, इसका मतलब केजीज एक्स्ट्रा यूज हुए, इसका मतलब वेस्टेजेस हुई हैं, इसका मतलब दो बातें निकल सकती हैं, एक लेबर अनस्किल्ड थी, या फिर क्वालिटी खराब थी। ठीक हो गया, वही बात है। अब लेबर के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, लेबर की भी दो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने टोटल दिया हुआ है, ब्रेकअप दिया हुआ नहीं है। ब्रेकअप नहीं हुआ तो कमेंट कैसे करेंगे हम? अभी देखे ना, ब्रेकअप नहीं हो तो हम कैसे बताते हैं भाई खरीदने वाले की गलती है उसकी गलती है, बनाने वाले की? अब आप यहाँ पे देखें लेबर क्या, एक है लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी। रेट वेरिएंस पहले निकाल लेते हैं। रेट ब्रैकेट में आ जाएंगे, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। रेट अंदर आ गया है तो बाहर क्वांटिटी आएगी एक्चुअल की, एक्चुअल आवर्स। लेबर का रेट देखें, फ्लैक्स में देखें, हमारे हिसाब से लेबर का एक एक घंटे का रेट क्या है? 15 रुपये पर घंटा, 15 पर आवर। एक्चुअल में रेट क्या है? एक्चुअल में रेट हमें नहीं दिया, हमें निकालना है। 372 की लेबर है, 24,000 घंटे हैं, डिवाइड करें। 372,000 डिवाइड बाई 24,000, 15.5 के रेट पे मिली है इनको लेबर, महंगी लेबर मिली है। तो यहाँ लिखते हैं 15.5, एडवर्स हो जाएगा ये। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल घंटे कितने हैं? मे बी एक्चुअल डेटा में देखें, 24,000 घंटे लगे एक्चुअल। करें मल्टीप्लाई, 24,000 इंटू 0.5, 24,000 इंटू 0.5, 12,000 एडवर्स आ गया। लेबर रेट के बाद आप आ जाएं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी ब्रैकेट में आएगी। एफिशिएंसी कैसे मेजर होती है? आवर्स में, आवर्स ब्रैकेट में आएंगे। कौन सा आवर्स होते हैं? कि स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं और एक एक्चुअल आवर्स होते हैं। आवर्स ब्रैकेट में आएंगे तो बाहर क्या आएगा? रेट। रेट किसका आता है? स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड रेट क्या आता है हमारे हिसाब से? ऊपर देखें, 15 रुपये पर घंटा लेबर इनटू स्टैंडर्ड घंटे। हमारे हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे? फ्लैक्स में देखें, फ्लैक्स आवर्स, ये रहा फ्लैक्स, 22,500 घंटे लगने चाहिए था। तो 22,500 घंटे लगने चाहिए थे फ्लैक्स के, और एक्चुअल घंटे कितने लगे? 24,000 घंटे। ये भी एडवर्स होगा ना, 24,000 घंटे लगे ना ऊपर, हाँ 24,000 घंटे। कितने घंटे ज़्यादा लगे? 1,500 घंटे ज़्यादा लगे। 1,500 इंटू 15, 22,500 एडवर्स आ गया। तो वो 12,000। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंसिव लेबर, इसकी वजह से रेट एडवर्स हो गया। दूसरा, अनस्किल्ड लेबर, महंगी भी खरीदी और अनस्किल्ड खरीदी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी खराब हो गई। तो ये हो गई बात। ठीक हो गया। 22,500 और 12,000, तो ये बनेगा 34,500। सवाल में देखा यही आ रहा है, 34,500। ठीक हो गया।
अब इसके बाद क्या पूछ रहा है वो, अब यहाँ पढ़ लें। कह रहा है यार मटेरियल इज सप्लाइड बाय वन लोकल सप्लायर, एक ही सप्लायर हमें दे रहा है, वो मार्केट में डोमिनेट करता है, उसकी मोनोपोली तो वर्ड नहीं यूज कर रहा, मतलब डोमिनेट करता है। मटेरियल हमारा एडवर्स आया है। डायरेक्टर यही कह रहे हैं यार पैसे तो सही दिए हमने, महंगा भी खरीदा, जितने का कहा था उसने उतने का खरीदा, लेकिन फिर भी खराब आया, इसका मतलब क्वालिटी में मसला था ना। तो यार कह रहे हैं यार सप्लायर चेंज करते हैं, महंगी प्राइस जो चार्ज करें। अब एडवाइस करना है आपको, अब आप ये बोले यार एक्सपेंसिव पे और जाएंगे तो रेट वेरिएंस और एडवर्स हो जाएगा, राइट, और हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, महंगा पड़ेगा। लेकिन इससे ये हो सकता है क्वालिटी बेहतर हो जाए, क्वालिटी बेहतर होने की वजह से हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छी हो जाए, जिसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ जाएं। इसके अलावा क्वालिटी अच्छी होगी तो वेस्टेजेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो जो हमारा यूसेज वेरिएंस है वो फेवरेबल हो सकता है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी फेवरेबल हो सकता है। और लेबर एफिशिएंसी फेवरेबल होगा तो कम घंटों में काम हो जाएगा, तो कॉस्ट कम होगी, इधर से प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये वाली एडवाइस करके आप फिर उसको एडवाइस कर देगा, सही है। मैंने आपको मेन पॉइंटर सारे लिख दिए इसके अंदर, तो एक आध पॉइंटर आप कम भी लिखें तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे होंगे। अब आगे चलते हैं। अच्छा इसमें लेबर वाले में एक बात हम और भी लिख सकते थे, लेबर वाले में देखें, लेबर वाले में हम एक बात और ये लिख सकते थे, ये जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है ना, इसको हम ये लिख सकते थे भाई क्वालिटी खराब होगी मटेरियल की, जिसकी वजह से लेबर महंगी आने के बावजूद भी एफिशिएंट नहीं थी। ठीक है यार, चलें फिर इसको हम ये खत्म करते हैं, और मैं कल क्वेरीज की क्लास भी रखूंगा, ठीक है, आपको टाइम बता देता हूँ, कल क्वेरीज की क्लास भी ले लेंगे इंशाल्लाह।